आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तुलनात्मक राजनीति अर्थात कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का आज ये 5वां सीरीज है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं कहा गया है। किसको कहा गया है? तो स्वतंत्र नियामकी आयोग को कहा गया है। अगला है कि जेरीमैंडरिंग की प्रथा प्रचलित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। आगे है कि वह वाद जिसमें अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया था, तो यह है मार्बरी बनाम मेडिसन मेडिसन। अगला है कि द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। तो यह कथन जो है ये गार्नर का है। आगे दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है, तब इसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है। किसको? तो प्रतिनिधि सभा को। देखिए प्रतिनिधि सभा अमेरिका में जो कांग्रेस है, अर्थात कांग्रेस का मतलब वहाँ पे संसद, तो वहाँ की जो संसद का नाम कांग्रेस है। तो कांग्रेस का जो निचला जो सदन है उसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है और जो उच्च सदन है उसे सीनेट कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति में अगर किसी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो यह निर्णय के लिए भेज दिया जाता है ये प्रतिनिधि सभा को। आगे है दिया कि अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो ये है 435। आगे दिया कि ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को कहते हैं राजकोष विभाग कहते हैं। अगला है कि संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है, तो श्रेणी तंत्र सरकार ये नहीं है। अगला दिया कि वेस्ट मिनिस्टर प्रतिमान मॉडल इंगित करता है एक विशेष प्रकार का शासन। आगे सही सुमेलित करना है। दिया है सूची 1 में प्रधानमंत्री संबंधी विचार दिया है और सूची 2 में व्यक्ति दिया है। देखिए दिया है कि छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा, ये जो विचार दिए हैं वो बर्मन ने दिए हैं। समकक्षों में प्रथम जो है ये मार्ले ने दिया है। संपूर्ण शासन व्यवस्था की मूल जो है लास्की ने दिए हैं और ये प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। और सूर्य इसके जिसके इर्द गिर्द नक्षत्र घूमते हैं ये जेनिंग्स ने दिया है, आइवर जेनिंग्स इसको बोला जाता है। अगला है कि वह देश जहाँ विधि का शासन नहीं पाया जाता है, तो फ्रांस में विधि का शासन नहीं पाया जाता है, क्योंकि विधि का शासन का मतलब हो जाएगा विधि के समक्ष सब लोग एक समान। और फ्रांस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे दोहरी न्यायपालिका है, दोहरा न्याय देखा जाता है। हैं, प्रशासकीय न्यायालय एक होता है और एक सामान्य न्यायालय होता है, तो वहाँ पे विधि का शासन नहीं है। आगे है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्या होता है? वो नियुक्त होता है। हमारे यहाँ का भी प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। अगला है कि विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन जो है ये लॉर्ड सभा है, ये सबसे पुराना है। लॉर्ड सभा यानी कि इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट में कॉमन सभा और लॉर्ड सभा होते हैं। तो लॉर्ड सभा जो वहाँ पे द्वितीय सदन अर्थात वहाँ पे उच्च सदन है, तो ये सबसे पुराना द्वितीय सदन है। अगला है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, तो सीनेट है। अगर शक्तिशाली में देखा जाए तो सीनेट अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कांग्रेस का जो उच्च सदन है अर्थात द्वितीय सदन, तो उसको क्या कहा जाता है? सीनेट, ये सबसे शक्तिशाली सदन है। अगला संसदों की जननी कहलाती है ब्रिटेन की संसद। ब्रिटेन की संसद ही संसदों की क्या कहलाती है? जननी कहलाती है। आगे है द्वितीय सदन के सदस्यों का चुनाव यूएसए देश में, यहाँ पे यूएसए हो जाएगा, यूएसए देश में इकाई के लोगों द्वारा किया जाता है। अगला है कि नंबर 1 और नंबर 2, 3, 4 की हैसियत की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में ये कथन जो है विंस्टन चर्चिल का है। आगे है कि वह शासन प्रणाली जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उपज और उत्तराधिकारी समझी जाती है, तो है अमेरिकी। आगे मिलान से संबंधित है। दिया है पहला सूची है और दूसरा सूची है। स्विट्जरलैंड, ये दोनों सदनों की समान शक्तियां दी गई है।
अमेरिका है, उच्च सदन निम्न सदन की अपेक्षा अधिक शक्ति संपन्न है। भारत में जो है निम्न सदन जो है उच्च सदन की तुलना में अधिक शक्ति संपन्न है। फ्रांस में जो है नेशनल असेंबली सरकार गिरा सकती है। आगे दिया है कि वे देश जिसमें अवशिष्ट शक्तियां राज्यों अर्थात इकाइयों पर निर्भर करती है, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। आगे दिया है कि संसदीय सरकार में प्रथम प्रधानमंत्री बना था रॉबर्ट वालपोल। ठीक है, तो संसदीय में ब्रिटेन की संसद मानी जाती है और रॉबर्ट वालपोल वहाँ का प्रथम प्रधानमंत्री बना था। आगे है चीन में वास्तविक सत्ता है। चीन में जो वास्तविक सत्ता है अस्थायी समिति के पास जो वास्तविक सत्ता है। आगे है अमेरिकन संविधान में संतुलन रखने वाला पहिया माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। आगे है इंग्लैंड की संसद सब कुछ करने के सक्षम है सिवाय औरत को आदमी और आदमी को औरत बनाने के। यह जो कथन है डी लोम्बे का कथन है। इस तरीके से इसको एक तरीके से और बोला जाता है कि इंग्लैंड की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड की संसद अपने राज्य में वहाँ के सबसे शक्तिशाली संस्था मानी जाती है। आगे अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल है 4 वर्ष का। आगे है कि वह देश जिसके राष्ट्रपति को स्वविवेकी अधिकार प्राप्त है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति को जो है वो स्वविवेकी अधिकार प्राप्त है। आगे है अमेरिकी प्रतिनिधि सदन से संबंधित नहीं है, तो ये फिलिबस्टर जो है अमेरिकी प्रतिनिधि सदन से संबंधित नहीं है। आगे है चीन की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, तो राष्ट्रीय परिषद जो है कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे देखिए खाली स्थान दिया गया है। फिर दिया कि राष्ट्रीय विधायिका की स्थायी समिति राष्ट्रीय संसद के साथ राज्य प्रमुख एवं सर्वोच्च न्यायालय जैसी भी काम करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा खाली स्थान में चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, इसको जन कांग्रेस या जनवादी कांग्रेस कहा जाता है। ये राष्ट्रीय विधायिका की स्थायी समिति राष्ट्रीय संसद के साथ राज्य प्रमुख एवं सर्वोच्च न्यायालय जैसी भी काम करती है। आगे है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य उत्तरदायी होते हैं, तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऐसे ही अगर संसद में कहा जाए तो वहाँ पे जो कैबिनेट के सदस्य जो होते हैं वो संसद के प्रति अर्थात लोकसभा के प्रति या कॉमन सभा के प्रति यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी मंत्री होते हैं वो अध्यक्षात्मक शासन में वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे है कि संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है, वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है संसदीय में। आगे है कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, तो ये विधायिका के प्रति अर्थात ये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे अधिक्षात्मक शासन अधिक्षात्मक व्यवस्था वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। ये रिपीट हो गया है। वह देश जहां अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली पाई जाती है, तो ये फ्रांस में पाई जाती है। आगे कि वह देश जहां एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है, तो यूके में। यूके का मतलब ये ब्रिटेन में। आगे दिया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरीक्षा के अधिकार को सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, तो ये है यूएसए में अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे है दिया है कि न्यायपालिका के उल्लेखनीय हस्तक्षेप द्वारा व्यक्ति के नागरिकों का विकास हुआ है, तो यूएसए में हुआ है। आगे दिया है कि संसदीय व्यवस्था में कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल कहला उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। ये भी रिपीट हो गया है। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका का के मध्य क्या है एकीकरण, या फिर व्यवस्थापिका या कार्यपालिका का समन्वय या फिर संबंध। आगे दिया कि संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसका अभिप्राय है मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते। आगे दिया कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो संसद के लोकप्रिय सदन अर्थात लोकसभा के प्रति। आगे है मैकुलोच बनाम मैरीलैंड वाद के निर्णय में अमेरिकन उच्च न्यायालय ने पहली बार
खाली स्थान दिया, सिद्धांत की स्थापना की। तो कौन सी सिद्धांत की स्थापना की? तो राज्यों पर संघीय शासन की उत्कृष्टता सिद्धांत की स्थापना की। आगे है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति होता है, लेकिन सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री अर्थात मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद में होती है। अगला है कि वह अनुच्छेद जो संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपभोग करता है, तो अनुच्छेद 3। आगे है कि वह राज्य जिसकी व्यवस्थापिका का दूसरा सदन विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन माना था। तो ये ब्रिटेन का जो उच्च सदन है, दूसरा सदन, वो विश्व का सबसे कमजोर सदन माना जाता है, क्योंकि उसको शक्तियाँ ही नहीं उतनी है जितनी अन्य सदनों में या अन्य देश के सदनों में है। आगे है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है कांग्रेस को, अर्थात वहाँ की जो संसद है, विधानमंडल या फिर व्यवस्थापिका या विधायिका, तो वहाँ पे कांग्रेस नाम है संसद का। हमारे यहाँ संसद कहा जाता है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है, अब चीन में जो जनवादी कांग्रेस बोला जाता है, वैसे हमारे यहाँ पे कांग्रेस कहा जाता है। आगे है कि प्रदत्त विधान की व्यवस्था से नौकरशाही की शक्ति में वृद्धि हुई है। ये नौकरशाही, प्रदत्त विधान का मतलब कानून बनाने की जो शक्ति है, विधि बनाने की शक्ति जो है, ये किसी को दे दी जाती है। ये नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हुई है, क्योंकि किसी को ज़्यादा दिया जाता। आगे है कि जहाँ व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल के समक्ष दुर्बल है और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के समक्ष दुर्बल है। ये विशेषता है फ्रांस के 5वें यानी कि पंचम जो है गणतंत्र के संविधान की। आगे दिया कि इंग्लैंड में न्याय का पुनर्विलोकन होता है संसदीय विधान का। आगे दिया है कि वह देश जिसमें राज्य न्यायालयों को, सभी स्तर के न्यायालयों के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है, तो ये अमेरिका में है। आगे है कि एक अनोखी कार्यपालिका जो स्थायित्व और उत्तरदायित्व के गुणों से युक्त है को वर्णित किया जा सकता है, वह स्विस कार्यपालिका की तरह। आगे दिया कि एक व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति के रूप में कार्य करती है। ये कथन है केसी वियर का। आगे है कि केसी वियर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं के ह्रास का अर्थ है दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उसकी स्थिति में उतार। आगे दिया है कि कार्यपालिका का प्रमुख जो कार्य है वह प्रशासन चलाना। आगे दिया निर्वाचन पद्धति और प्रतिनिधित्व से संबंधित कुछ प्रश्न है। तो दिया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है थॉमस हेयर को कहा जाता है। आगे है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व हेतु 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं: सीमित मत योजना, संचय मत योजना और सीटों का आरक्षण। आगे दिया है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली जो है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है। आगे है कि सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है। आगे है कि हेयर प्रणाली का तात्पर्य है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आगे है कि वह शासन का प्रकार जो विश्व राज का मॉडल बन सकता है वो है संघात्मक सरकार जो है ये विश्व राज का मॉडल बन सकता है, क्योंकि सारे लोग अगर संघ होकर के किसी एक विश्व राज का निर्माण कर सकते हैं। आगे है कि एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था J.S. मिल अर्थात जॉन स्टुअर्ट मिल। आगे सुमेलित प्रश्न से संबंधित है। यहाँ पे निर्वाचन प्रणाली है और किस देश में पाया जाता है, तो दिया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये यूएसए में है। द्वितीय मतदान प्रणाली अर्थात सेकेंड बैलेट सिस्टम जो है फ्रांस में है। वैकल्पिक मत प्रणाली जो ऑस्ट्रेलिया में है और अतिरिक्त सदस्य प्रणाली ये जर्मनी में पाया जाता है। आगे व्यवस्थापिका को अधिक जनप्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए J.S. मिल की ने संस्तुति की है। क्या है? पहला है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, दूसरा महिला मताधिकार की और तीसरा है शिक्षित व्यक्तियों के लिए बहुल मताधिकार, अर्थात जो अन्य लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनसे शिक्षित लोग जो पढ़े लिखे हैं, विवेकी लोग हैं, वो उनका जो मत होगा वो उन लोगों से ज़्यादा होगा।
अर्थात जैसे आज के क्या है कि सभी लोग अपना मत एक ही मत डालेंगे, ऐसा थोड़ी कोई 2 मत डाल देगा। यहाँ पे क्या है शिक्षित मतों का यानी शिक्षित व्यक्तियों के लिए हो सकता है कि 2, 3, 4, 5 मत माना जाए, तो ऐसा मिल ने संस्तुति दी थी। आगे दिया कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व। आगे है कि प्रतिनिधित्व का वह सिद्धांत जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देती है, क्रांतिकारी सिद्धांत। आगे है कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि है सूची प्रणाली। आगे है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली क्या है नहीं है तो सार्वभौमिक मताधिकार, ये भी रिपीट हो गया है। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति भी रिपीट हो गया है। आगे है कि एक प्रतिनिधित्व की एक पद्धति है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष चुनाव। आगे है कि प्रतिनिधित्व का रूढ़िवादी सिद्धांत प्रतिनिधित्व के न्यासी प्रतिरूप का समर्थन करता है। आगे है कि एकल सदस्यीय बहुल चुनावी व्यवस्था का दोष नहीं है, तो क्या दोष नहीं है, इस व्यवस्था में प्रतिनिधि और उसके निर्वाचन क्षेत्र के बीच जुड़ाव क्या है टूट जाता है। आगे है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति विशेष उपयोगी है बहुदलीय व्यवस्था के लिए, ये विशेष उपयोगी होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, क्योंकि इसमें एक से कई 4-5 दल होते हैं तभी ये हो पाता है। आगे है कि प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया है एकल संक्रमणीय मत। अगला दिया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था एक निर्वाचन क्रियाविधि के रूप में सुनिश्चित करती है, तो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। आगे है कि निर्वाचन की सूची प्रणाली पाई जाती है यूएसए में भी पाई जाती है। आगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था थॉमस हेयर ने। आगे यहाँ पे खाली स्थान दिया है, यहाँ पे हो जाएगा ड्यू वर्गर्स ला ने निर्वाचन कानून को इन शब्दों में परिभाषित किया है, तो क्या है बहुसंख्यक बहुलता एक मत पथ प्रणाली जो पार्टी वैधता की ओर प्रवृत्त होती है। ठीक है, तो ये अगला है कि निर्वाचन की सूची प्रणाली की विशेषता है केवल बहुसदस्य चुनाव क्षेत्र में होते हैं, दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का पैनल बनवाते हैं। आगे है कि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता के लिए आवश्यक है कि निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों जितनी वरीयता को इंगित करना। आगे है कि निर्वाचन प्रणाली में एक दोष यह है कि इसके अंतर्गत यह संभव है कि निर्वाचित व्यक्ति को निर्वाचकों के आधे से अधिक मत प्राप्त न हुए हों। इस विरोधाभास को दूर किया जा सकता है द्वितीय मतदान प्रणाली से द्वारा। आगे दिया है सूची 2 दिया है, मिलान करना है। यहाँ पे देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है थॉमस हेयर के नाम से जाना जाता है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व जीडीएच कोल ने दिया है। एक व्यक्ति एक मत जो है जेरेमी बेंथम इसको कहा था, जेम्स ने जेरेमी बेंथम। एक से अधिक मत का अधिकार जो है जेएस मिल, एक से अधिक मत का अधिकार का मतलब जो शिक्षित लोग होंगे वो अपना मत एक से अधिक मताधिकार देंगे, यानी कि वो एक से अधिक वोट देंगे, बाकी लोग एक एक वोट देंगे। आगे है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के विकास की परिस्थितियां पैदा करती है। यह अवधारणा प्रतिपादित की है मॉरिस डुअर्जर इसको बोलता था मॉरिस डुअर्जर। आगे है कि वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है तो संचयी मतदान कहलाता है। वोट देने का अधिकार जो है एक राजनीतिक अधिकार है। आगे है मताधिकार का यह नियम अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है। आयु आधारित मताधिकार, महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक था सिजविक। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है, यह कथन है गिलक्राइट्स का। आगे है भारत में स्वस्थ तथा सम्यक जनमत निर्माण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो है निरक्षरता। आगे कि वह देश जहां दबाव समूह सर्वाधिक सक्रिय है, तो यूएसए अर्थात अमेरिका में जो दबाव समूह सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। अज्ञात साम्राज्य के रूप में जाना जाता है दबाव समूहों को, अज्ञात साम्राज्य। आगे दिया कि दबाव समूहों की भूमिका सिर्फ अपने सदस्य के कल्याण तक सीमित होती है।
आगे है कि मॉरिस डुवर्जर द्वारा बताए गए राजनीतिक दल के संगठन का बुनियादी तत्व तो नहीं है श्रमिक। आगे है कि द नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपुल्स की हित समूह है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो हित समूह है था दबाव समूह। अगला है कि उपद्रव और प्रदर्शन उदाहरण है अप्रतिमानित यानी कि चमत्कारिक हित समूह के। अगला है कि हित अभिमुखीकृत पदार्थों और अन्य अप्रतिमानित समूह प्रकारों के में भेद किया है आमंड और कोलमैन ने। आगे है कि बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है फ्रांस। पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक जो है वाल्टर लिपमैन। दबाव समूह चुनाव लड़ना जो तरीका नहीं अपनाते हैं। आगे है कि जीन ब्लॉडेल के अनुसार ससर्गात्मक दबाव समूह के लक्षण है तो उद्देश्य आधारित संबंध, ऐच्छिक संबंध और औपचारिक संबंध। आगे है कि वह विद्वान जिसने ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बारे में यह राय दी है कि कंजर्वेटिव पार्टी व लेबर पार्टी के अंदर शक्ति का बंटवारा समान है, रॉबर्ट मैकेंजी। अगला है कि मॉरिस डुवर्जर ने राजनीतिक दल के लिए प्रयोग किया है तो समुदाय शब्दावली का प्रयोग किया है। हित समूहीकरण की शैली नहीं है, अधिशासी, अनधिकारिक, प्रतिद्वंदात्मक, ये जो है हित समूहीकरण की शैली नहीं है। अगला है कि समूह की कल्पना व्यक्तियों के समूह के रूप में नहीं गतिविधियों के रूप में की है तो आर्थर बेंटले ने की है। अगला कि वह देश जिसमें सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकते हैं तो फ्रांस में, ये फ्रांस में व्यवस्था है। आगे विपक्ष का कर्तव्य है कुछ भी प्रस्तावित न करना, प्रत्येक बात का विरोध करना और सरकार को बाहर कर देना। ये जो कथन है टायरनी का कथन है। आगे बहुमत की राजनीतिक प्रगति पर अल्पमत को वीटो यानी कि निषेधाधिकार करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। ये प्रधानमंत्री इटली का ये कथन है। एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है फ्रांस का प्रधानमंत्री। अगला है कि कन्वेंशन, काकस और प्राइमरी का संबंध प्रमुखता है अमेरिकी दलों और चुनाव से। अगला कि जनमत का एक अभिकरण नहीं है तो न्यायपालिका जो है जनमत का अभिकरण नहीं है। आगे है राज्यों में से स्विट्जरलैंड जो राज्य है इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ये स्विट्जरलैंड है। डुवर्जर के राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना के विश्लेषण क्रम में शामिल है गुट बैठक, कोशिका दल और नागरिक सेना। अगला है कि 1996 से 1998 तक वह पार्टी जो संयुक्त मोर्चा सरकार में एक भागीदार थी असम गण परिषद। अगला है कि राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है अवैधानिक साधनों का प्रयोग करना राजनीतिक दल का ये विशेषता नहीं है, ये अवैधानिक साधन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला है राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। ये परिभाषा जो दी है एडमंड बर्क ने दी है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य नहीं है प्रेस को नियंत्रित करना। अगला कि राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है नियम अधिनिर्णयन। अगला है कि स्टेशियोलॉजी अध्ययन है राजनीतिक दलों का। अगला है ग्रेबियल आमंड द्वारा हित समूहों की एक श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है अभिवृत हित समूह। आगे है पोलित ब्यूरो शब्द संबंधित है साम्यवादी पार्टी से। पोलित ब्यूरो जो है ये साम्यवादी पार्टी से संबंधित है। चलिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे के सारे प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।